Hello dear students, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am here with a new topic of 10th bio series and the chapter is life processes. तो आज हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ है एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारी और वी कैन से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से परफॉर्म होता है वो हम देखेंगे। This process is performed by blood in human being and other animal as it transport food, oxygen and waste material। क्या होता है कि भाई जो ब्लड है हम इसको लेकर चल रहे हैं, मेन जो ट्रांसपोर्ट में जो हेल्पफुल है या ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज द ब्लड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग एंड ब्लड इज ओनली ट्रांसपोर्ट द food, oxygen and waste material in the human body. Blood consists of फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। जो फ्लूइड मीडियम होता है इसमें जो है प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या है, कुछ सेल्स जो होती हैं वो सस्पेंडेड होती हैं एंड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिजोल्व फॉर्म। और जो प्लाज्मा होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। तो to push these we need a pump. So we have the fluid, we have the material, but how we can send them to the all part of the body? So for that thing we need a pump, we call that the heart. तो heart is a muscular organ which is a big as above fist। इतना है कि जितना हमारी मुट्ठी है, इट्स लाइक मतलब इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का इस साइज का एक स्ट्रक्चर होता है ये मस्कुलर ऑर्गन। बिकॉज बोथ CO2 एंड O2 हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो कॉम्प्लिकेटेड वर्क है इसका, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को और CO2 को दोनों को ही काम करना है। ऑक्सीजन को अंदर लेना है और CO2 को एक्सपेल आउट करना है। The heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood containing CO2। हार्ट को क्या करना है, जो हैज़ डिफरेंट चैम्बर, मतलब कि ऑक्सीजन रिच ब्लड अलग चैम्बर में रहेगा और जो CO2 है जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट है या जिसको अलग रहना है वो एक अलग चैम्बर में रहेगा। CO2 रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द CO2 टू बी रिमूव्ड। CO2 रिच जो ब्लड होता है उसको कहाँ जाना है, लंग्स में जाना है। किस लिए जाना है, ताकि उसमें से CO2 रिमूव हो सके। एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉट बैक टू द हार्ट। और ऑक्सीजन रिच बैक को क्या होना है, वापस से हार्ट में आना है। एंड फर्दर दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज दैन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है जो हार्ट में आया है उसका क्या होना है, वो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में उसको पहुंचना है। ठीक है, सो लेट्स टेक इट स्टेप वाइज कि भाई हार्ट में ये काम किस तरह से होता है। ठीक है, तो फर्स्टली ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड द लेफ्ट एट्रियम। क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो क्या होता है, लंग्स से आता है और अपर चैम्बर है जो कि लेफ्ट एट्रियम, वहाँ पर पहुँचता है। देन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड। ब्लड कलेक्ट करने के बाद वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, मतलब अब उसके अंदर ब्लड आ चुका है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड सो द ब्लड ट्रांसफर टू इट। अब कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब उसमें से उसको दबाव पड़ेगा। अभी इस तरह से है वो लेफ्ट एट्रियम, अब वो नेक्स्ट स्टेप में कैसे हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से ब्लड जो होता है वो निकल करके किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। When the left ventricle contract, in it turn blood it pump out to the body. Now it's turn to the ventricle to contract. Now ventricle will contract and this blood reaches to the all body part of the body. Deoxygenated blood जो है वो वापस आता है बॉडी में, comes from the body to the upper chamber on the right and the right atrium। अब क्या है, जो deoxygenated blood है वो राइट एट्रियम में आया, अब क्या हुआ, वो एक्सपेंड हो गया। As right atrium contract, right ventricle dilated, this transfer blood to the right ventricle। अब क्या हो रहा है कि भाई जो अब मैंने आपको बताया कि राइट एट्रियम में वो ब्लड आया, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या हुआ, उसने राइट वेंट्रिकल को दे दिया वो, एंड दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। अब वो राइट वेंट्रिकल में आ गया, जो कि क्या होगा, लंग्स में मूव करेगा। किस लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है उसको, लंग्स से। तो जो ब्लड था राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वो डायरेक्ट लंग्स में गया, वहाँ पर उसको ऑक्सीजन मिला। देन
वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन। अब क्या करेगा वेंट्रिकल? पंप करेगा वेरियस ऑर्गन्स में। वाल्व्स किस लिए होते हैं? वाल्व्स एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कुछ वाल्व्स भी पाए जाते हैं। वो वाल्व्स क्या काम करते हैं? ताकि जो ब्लड है, ब्लड का बैक फ्लो रोक सके। अगर बैक फ्लो नहीं रुकेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होंगे वो मिक्सअप होते रहेंगे, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर एनीवन। सो नेचुरली ही वो जो वाल्व है वो अपना काम करते रहते हैं। अब ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अब ऑक्सीजन किस तरह से वर्क करेगी वो हम देख लेते हैं। The separation of right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. We all know that we have the four chamber and the two sides, that is right side and the left side. Right side have right atrium and right ventricle, and left side have the same left ventricle and atrium and left ventricle. उसमें क्या है कि एक साइड में आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब देख लेते हैं। दिस इज हाईली यूजफुल वेयर एनिमल यूज एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। क्या है भाई? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है एनिमल्स को। तो वो एनिमल्स कहाँ से लेंगे अब उसको, एनर्जी को? एनिमल वेयर एनर्जी यूज एंड बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। एनिमल की जो बॉडी होती है वहाँ एनर्जी यूज कर ली जाती है और बॉडी टेम्परेचर मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है? एनवायरनमेंट पे। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। इस तरह के जो एनिमल्स हैं जिनमें एम्फीबियंस ग्रुप आता है, रेप्टाइल ग्रुप आता है, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। और ये क्या है कि भाई कुछ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कुछ स्ट्रीम्स इसमें मिक्स कर जाती हैं जो कि ये टॉलरेट कर सकते हैं। अगर हम फिशेस को देखते हैं, फिशेस की बात करते हैं, हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड ब्लड इज पंप टू द गिल्स। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ब्लड डायरेक्टली किसमें पंप किया जाता है? गिल्स में। गिल्स ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, बाकी का पानी जो है वो वापस से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम वर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं। वी ऑल्सो ह्यूमन ऑल्सो हैव डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन वाई? we have oxygenated and deoxygenated blood, so it is called the double circulation. And then double circulation as blood goes through the heart twice during the each cycle. एक साइकिल में वो 2 बार मूव करता है। तो ये मैं आपको इस डायग्राम के हिसाब से दिखाती हूँ, डायग्रामेटिकली मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। इस डायग्राम में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सपोज इट इज अ हार्ट। इट इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट बट डायग्रामेटिकली और यू कैन से के सिंपल फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हमारे पास ये डायग्राम है। सपोज दिस इज अ हार्ट, 4 चैम्बर्ड है और ये जो मैंने शेडिंग दिया हुआ है, दिस इज रेड साइड एंड दिस इज ब्लू साइड, सो यू कैन टेक इट एज अ oxygenated side and this is deoxygenated side. ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, यहाँ हमने अपने बॉडी पार्ट शो किए हैं, यहाँ पर लंग्स कैपिलरी शो करी हैं। अब देखिए ये डायग्रामेटिकली किस तरह काम करना है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि मूव करके कहाँ आएगा? आउटा के थ्रू कहाँ आएगा? बॉडी पार्ट्स में आएगा। बॉडी पार्ट्स इसको यूटिलाइज कर लेंगी, ऑक्सीजन इसमें से ले लिया जाएगा। ठीक है, देन इट विल मूव फ्रॉम द वेना केवा फ्रॉम द बॉडी टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में चला जाएगा। ये राइट एट्रियम में जाने के बाद ये क्या करेगा? मूव करता हुआ दिस इज लाइक, तो यहाँ पर आने के बाद ये क्या होगा? ये एक्सपेंड हो जाएगा और ये रिलैक्स हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ से लंग्स के लंग कैपिलरीज के थ्रू यहाँ लंग्स में आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू।
ठीक है, लंग्स में आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें O2 मिक्स हो जाएगी। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ये ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। अगेन बाय द पल्मोनरी वेन फ्रॉम द लंग्स इट मूव्स टू द लेफ्ट एट्रियम, वही प्रोसेस होगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देन उसके बाद वो बॉडी पार्ट्स में जाएगा, उसके बाद वो फिर राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वो फिर लंग्स में चला जाएगा, एंड दिस साइकिल कंप्लीट्स लाइक दिस। तो ब्लड वही है, दो पार्ट्स में इसको विभाजित कर दिया है, प्योर और यू कैन से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, है ना। ऑक्सीजनेटेड में हमारा ऑक्सीजन किस तरह से चल रहा है बॉडी पार्ट में, और डीऑक्सीजनेटेड किस तरह से चल रहा है। डीऑक्सीजनेटेड में हम CO2 को लेकर चल रहे हैं, CO2 एक्सपेल आउट होनी है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है। एक बात आपको याद रखने की चीज़ है कि आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, आर्टरीज, जबकि जो केवल एक पल्मोनरी वेन जो है वो एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन जो होती है वो क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है, जबकि वेन जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी और वेन के अपोजिट काम करती हैं। जहां आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करती है, वहीं पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को कैरी करती है। सेम एज जो वेन होती है वो पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती है कैरी, जबकि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती है। मतलब अपोजिट हैं ये एक दूसरे के। पल्मोनरी लगने के बाद आप समझिए कि उसका वर्क जो है वो अपोजिट हो जाएगा, आइदर इट इज़ अ वेन और अ आर्टरी। सो दिस इज हाउ ब्लड और यू कैन सेट द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स कैरिड आउट। इस तरह से ये नेचुरल तौर पर ये जो प्रोसेस है 4 चैम्बर्ड हार्ट में, जो कि ह्यूमन का हार्ट है, इसमें इस तरह से ये प्रोसेस किया जाता है। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स एम्फीबियंस के भी दिए, रेप्टाइल्स के भी दिए और फिशेस के भी दिए। तो इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड कंपैरेटिवली टू द अदर एनिमल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में देख लेते हैं, जिसमें पहला आता है आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। थिक होती हैं, इलास्टिक वाल्स होती हैं, इनकी थिक इसीलिए होती हैं ताकि जो ब्लड है मतलब वो पंप आउट होना है, पंप के थ्रू प्रेशराइज जो ब्लड आ रहा है उसमें, तो उसके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी और थिकनेस होनी चाहिए, ताकि वो पाइप जो हम पाइप को लेकर चलते हैं आर्टरी के, वो फटे ना। मतलब हम नॉर्मली भी अगर हम किसी पंप से किसी पाइप को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर पंप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो या तो वो पाइप वहाँ जुड़ेगा नहीं जंक्शन पे, या फिर बीच में से कहीं से वो बस्ट कर जाएगा। सो दैट वी हैव टू चूज द thickness of the that pipe, or you can say that pipe should be elastic in nature. So as I'm just explaining the example of the pipe. So arteries have some this type of property that they are thick and elastic walls, so that they can tolerate the pressure of the heart, जो pumping organ है। ठीक है, एक्सेप्शन है, मैंने अभी आपको पीछे बताया जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट टू द हार्ट, एंड दे मूव इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, और इनके अंदर कोई खास प्रेशर नहीं होता, तो इनको थिक वॉल्ड इलास्टिक होने की, फ्लेक्सिबल होने की ज़्यादा कोई खासा नीड नहीं होती। एक्सेप्शन हम पल्मोनरी वेन को लेकर चलते हैं, क्योंकि पल्मोनरी वेन के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स टू हार्ट, सॉरी। On reaching the organ or the tissue, artery divides into smaller and smaller vessels that we known them capillaries. जो arteries और veins जो होती हैं वो smaller vessels में divide हो जाती हैं, उनको हम capillaries कहते हैं। जो कि capillaries जो कि vein को जोड़ती है, artery को जोड़ती है, एंड sometime artery और vein को भी जोड़ती है। ब्लड का एक और हम कुछ पार्ट देख लेते हैं। ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स एट द टाइम ऑफ इंजरी पर्सन स्टार्ट ब्लीडिंग नेचुरली, द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू मिनिमाइज। क्या है कि भाई चोट लग गई, चोट लगने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, अगर किसी इंसान के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो कंटिन्यू उसकी ब्लीडिंग, चाहे इंटरनल ब्लीडिंग हो या अगर उसको इंजरी बाहर से हुई है तो बाहर ब्लीडिंग हो, दैट इज ओनली द प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट ब्लीडिंग। अगर उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स ठीक हैं, दैट इज 2000 to 4000 इज अ मैक्सिमम और नॉर्मल रेट। अगर इतने हैं उसके अंदर तो दैट इज अ नॉर्मल रेट, उसको इंजरी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लीडिंग नहीं होगी। बट अगर इट इज लेस देन टू 2000 इन नंबर, तो क्या है कि भाई उसका जो प्लेटलेट काउंट अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, उसके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, और दैट लीड टू द डेथ ऑल्सो।
तो नेचुरल लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज, हमें वो करना है। टू अवॉइड दीज ब्लड हैज अ प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द। क्या होता है, जहाँ पर इंजरी हुई है या जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर ये क्या करते हैं, उन लीक्स को प्लग कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं और क्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब क्लॉटिंग करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो इंजरी का पॉइंट है वो स्टॉप हो जाता है, इंजरी का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और वहां पर क्लॉटिंग होने के साथ साथ में क्या होगा, जो ब्लड है वो बहना बंद हो जाएगा। नाउ लिम्फ की बात कर ले रहे हैं हम। इट इज अनदर टाइप ऑफ द फ्लूइड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ भी एक प्लाज्मा जैसा ही एक पार्ट है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है। सिमिलर टू द प्लाज्मा इन द ब्लड बट कलरलेस, लेस प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कलरलेस होता है ये, बट आप ये मानकर चलिए कि कुछ कुछ प्लाज्मा जैसा ही होता है। लिम्फ के अंदर बस एक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर कुछ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट पाया जाता है जो कि इंटेस्टाइन से आता है, एंड ड्रेन्ड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और क्या है, हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होते हैं उनमें से जो फ्लड निचुड़ता रहता है, फ्लूइड जो निचुड़ता है वो वापस से ब्लड में मिक्स होता रहता है, सो दैट इट कैन मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड एंड यू कैन से द sometimes it helps in the lubrication of the blood. So this is all about the blood and the transportation in the human beings. I hope you like this video. आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपको यहाँ पर भी कुछ क्वेरीज वगैरह हैं या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या किसी भी तरह की कोई आपको क्वेरी है तो यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस के टच में रहें और लेटेस्ट अपडेट को देखते रहें। थैंक यू सो मच।